हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 की मैथमेटिक्स है, गणित है, प्रश्नावली 3.2 है। कार्तीय तल पर आलेखित करने वाली बातें हैं और बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। चलिए थोड़ा सा पहले एक बार फिर से समझा दे देते हैं आपको कि क्या हो रहा है इस प्रश्नावली में, जो कुछ भी हो रहा है। देखिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। क्या है? दो चरों वाला रैखिक समीकरण ये चैप्टर है। तो जिसमें मामला कुछ क्यों होगा कि दो चर राशियाँ होंगी x और y। आमतौर पर इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, बाकी और भी चर राशियाँ प्रयोग की जा सकती है। दो चर राशियाँ होना इम्पॉर्टेंट है। तो दो चर राशियाँ हैं, इनका प्रयोग करके एक समीकरण बनाया जाता है। और समीकरण में भी चर राशियों की घात केवल एक रहती है। क्या एक रहती है? घात एक रहती है। जैसे 3x + 5y बराबर 12 ऐसे दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पे जो x बना हुआ है इसकी घात कितनी है? एक है। और यहाँ पे जो y बना है उसकी घात क्या है? एक है। और इस वजह से ये कहलाते हैं आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये समीकरण है। अब ये जो समीकरण है वो रैखिक जो नाम दिया गया है, रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक जो नाम दिया गया है वो इस वजह से दिया गया है क्योंकि एक कार्तीय तल होता है। कार्तीय तल मतलब ज़मीन या फिर कागज़ पर किसी समतल पर इसे दो लंबवत लाइनें खींच दी जाएं, ठीक है, जो ऐसे है आपके हिसाब से, उसे x डैश और ये जो लंबवत है ये क्षैतिज कहलाता है, ये लंबवत है, इसे y डैश रिप्रेजेंट कर दिया जाए। इस पूरी लाइन को x अक्ष कहा जाता है क्योंकि इसमें x होता है। इस पूरी लाइन को y अक्ष कहा जाता है क्योंकि इसमें यहाँ पे लाइन होती है, अक्ष होता है। ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब ये है क्या? ये जो बनाया गया ये है क्या? ये किसी भी लोकेशन, किसी भी चीज़ की लोकेशन को और रिप्रेजेंट करने, मतलब प्रदर्शित करने के लिए आप यूँ समझ सकते हैं कि गूगल मैप ऐसे ही काम करता है। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक को ही अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। और किसी भी धरती पर किसी भी स्थान का एक कोऑर्डिनेट होता है। उस कोऑर्डिनेट के आधार पर निर्धारित किया जाता है, मतलब कोऑर्डिनेट के आधार पर आप गूगल मैप पे या फिर किसी भी मैप पे बहुत इजीली पहुंच सकते हो उस जगह पे, ठीक। तो कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यही वो निर्देशांक है, निर्देशित करने वाला, मतलब उस ग्लोब में जो कोऑर्डिनेट यूज़ किए जाते हैं उसका जो बेसिक रूल होता है, मतलब बेसिक समझ होती है, वो यहीं से समझा जाता है। आपको मानते हैं कि आप मूल बिंदु यहाँ पर हैं, ठीक। अब आपको यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले तो ये x अक्ष पर उतनी दूर पर आते हैं, ठीक। x अक्ष पर इतनी दूर हम आ गए हैं। अब क्या है कि ये इधर ऊपर की ओर है, तो y अक्ष के साथ में ये x अक्ष के साथ इतनी दूर है, फिर y अक्ष के साथ ऊपर जा रहे हैं। ये y अक्ष है, उसके साथ साथ समांतर हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ हम पहुँच रहे हैं, ठीक है। ये लाइन नहीं खींचनी होती, ये डॉट डॉट खींचना होता है। ये इस बिंदु की पोजीशन है। इस बिंदु की पोजीशन को बताने के लिए कहा जाता है कि पहले x अक्ष पर जितना आए हो, जितनी डिस्टेंस आए हो, उसको पहले लिखा जाता है। फिर ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर भी होता है, जितना गए हो उसे y अक्ष से, ऐसे y से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज़ जो होता है ये इसके निर्देशांक कहलाती है, कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, जिसके हिसाब से हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब आप कहोगे सर इतना घूम के जाने के बजाय हम सीधे जा सकते हैं, पर ये छोटे क्षेत्र की बात है ना। एक बहुत लंबे क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र की बात की जाए तो ये डायरेक्ट वाला जो सीधे वाला है वो सही तो है, पर इतनी ईज़िली आप पहुँच नहीं सकते ना, इतनी आसानी से समझ नहीं सकते कि कहाँ पे है, और हर एक के समझ में भी तो आना चाहिए ना। तो वो चीज़ को समझने के लिए ये कोऑर्डिनेट बनाए जाते हैं और ये ज़रूरी चीज़ होती है,
ठीक है। तो आपको एक बड़ी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ें समझाते हुए। तो आपको ये समझना है कि इस जगह पे आप हैं, यहाँ पे आपको पहुँचने के लिए पहले एक्स अक्ष के साथ साथ चलना होगा, फिर वाई अक्ष के समांतर साथ साथ ऐसे चलना होगा, तब आप इस बिंदु पर पहुँच चुके हैं। तो x वाला पहले इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि x की वैल्यू को हमको पहले लिखना होता है, y की वैल्यू को हमको बाद में लिखना होता है। आप इस रास्ते से भी जा सकते हो, इस रास्ते से भी जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे निर्देशांक रिप्रेजेंट करने के लिए x अक्ष वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है, y अक्ष वैल्यू जो होती है वो बाद में लिखी जाती है। और इसी चीज़ को इसका निर्देशांक, इस बिंदु का निर्देशांक कहा जाता है। आगे वाले को भुज कहा जाता है, पीछे वाले को कोटि कहा जाता है। ठीक है, भुज और कोटि आपसे अक्सर पूछा जाता है कि कौन भुज है कौन कोटि है। तो इसके लिए आपको बस यही लाइन्स याद रखना है कि भुज और कोटि। ठीक, भुज और कोटि। अगर आप किसी इंसान को यहाँ पे खड़ा करा दें, ठीक है, और वो हाथ फैलाए हुए हैं, तो हाथ को क्या कहा जाता है? भुजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुजा। और मान लीजिए वो कोट पहनकर खड़ा है, कोट पहनकर, तो ये सीधे वाला कोटि हो जाएगा। ठीक है, तो ये भुजा हाथ यानी भुजा के आधार पर ये भुज, एक्स अक्ष पे जितनी चली गई दूरी होती है उसे पहले दिखाया जाता है, वो भुज होता है। और वाई अक्ष पे चली गई दूरी ऊपर या नीचे वो बाद में दिखाया जाता है, वो कोटि होती है। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब किसी भी बिंदु के निर्देशांक को भुज और कोटि यानी x, y से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे ये x और y गिनतियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है इसको यहीं पे होना है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक, अब मैं बात कर रहा था रैखिक के बारे में। तो ये जो समीकरण होते हैं, ये जो समीकरण आपको ऊपर दिए गए हैं, इससे जब हम एक इस कार्तीय तल पर इनके जितने भी हल प्राप्त होते हैं उन बिंदुओं को दिखाने की कोशिश जब करते हैं तो एक सीधी रेखा ही प्राप्त होती होगी। आपने देखा था अभी तक जो भी हमने चित्र बनाया उसमें एक सीधी रेखा ही प्राप्त हो रही है। सीधी रेखा प्राप्त होने की वजह से इसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, एक तो घात एक है इस वजह से रैखिक कहा जाता है, दूसरी इससे सीधी रेखा प्राप्त होती है इसलिए इसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे। अभी आपको करना ये है कि इस पूरी प्रश्नावली में चल ये रहा है कि आपको कुछ अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए जा रहे हैं और जिन्हें कहा जा रहा है कि आलेखी रूप में प्रदर्शित कीजिए। आलेखी रूप में प्रदर्शित करने का ये अर्थ होगा कि आप उसका आलेख खींचिए और आलेख खींचना सीख जाइए, कैसे आलेख खींचा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या हम 5 देखने वाले, कह रहे रेलगाड़ी ए का रास्ता समीकरण ये 2x - 3y = 17 तथा अन्य रेलगाड़ी बी का रास्ता रैखिक समीकरण 4x - 6y = 18 द्वारा दिया गया है। यानी 2 रेलगाड़ियां हैं, उनका अलग अलग रास्ता है। उपरोक्त स्थिति को आलेखित रूप से प्रदर्शित कर अपना विचार व्यक्त कीजिए। यानी कि पहले आलेखित करना है, फिर उसके बाद उसमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ में आ रहा है, वो आपको विचार देना है। तो वो सारे विचार तो हम देंगे ही, फिलहाल इसको आलेखित करेंगे पहले। ठीक, और आलेखित करने से पहले इसके दो चार उत्तर प्राप्त कर लेंगे ताकि हम उसको आलेखित तो कर सकें। तो आलेखित करना है, ठीक है। तो करेंगे कैसे? प्रश्न संख्या 5 है, हम लिखेंगे रेलगाड़ी ए के रास्ते का समीकरण, ये जो है वो हम लिख लेते हैं, वो है 2x - 3y = 17। अब इसी को हल करना शुरू करते हैं। x को y वाला उधर भेज देते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा 17 + 3y और x बराबर हो जाएगा 17 + 3y / 2। ठीक, अब इसमें इधर y दिखाई दे रहा है तो हमको y की वैल्यू रखनी होगी। और पहले तो हम ये बना देते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे x लिख देते हैं, यहाँ पे y। अब हम विचार करेंगे कि हमें क्या रखना चाहिए ताकि सही एक ऐसा उत्तर प्राप्त हो जो कि x की ऐसी वैल्यू प्राप्त हो जो कि भिन्न में, दशमलव में ना हो।
अगर आप 0 रखते हैं तो 3 और 0 का गुणा 0 हो जाएगा। 17 में 0 घटाने पर 17 मिलेगा, जो कि 2 से भाग करना होगा, और ऐसे में ये दशमलव में चला जाएगा। 1 रखते हैं, 17 3 20 हो जाएगा। कैसे देखेंगे, y बराबर 1 रखने पर आपको x बराबर मिल जाएगा 17 प्लस 3 गुणते 1/2, तो 17 प्लस 3 हो जाएगा बटे 2, 17 3 20 हो जाएगा बटे 2, और x बराबर आपको 10 मिल जाएगा। अब ध्यान से इसमें भरने वाली बात, y के मान 1 रखा था तो y के सामने 1, x का मान 10 मिल जाए तो x के सामने 10। ओके, ऐसे आपको रखना होता है। अब 2 रखा जाए, 3 रखा जाए, 4 रखा जाए, या फिर सोच रहे हैं -1 रख दें, क्योंकि माइनस वाली गिनतियाँ भी रखी जा सकती हैं और रखना भी चाहिए। y बराबर आप -1 रख सकते हैं, लिख सकते हैं रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 17 प्लस 3 तो है ही, गुणते -1 हो जाएगा बटे 2, तो 17 तो ऐसे ही रहेगा, -3 है करना 3 माइनस हो जाएगा ना बटे 2। 17 में से 3 घटाने पे कितना मिल जाता है, 14 मिल जाता है, और कितना मिल जाएगा 7, यानी कि जब आपने y की वैल्यू -1 रखी है तो आपको 7 मिल गया है, ऐसा मान हो गया है। अब y की वैल्यू कुछ और भी रख सकते हैं आप, इसमें बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, तो ट्राई करते रहते हैं जो भी समझ में आएगा। वैसे सम संख्या रखने पे काम तो बनेगा नहीं, विषम संख्या ही रखिए आप। 2 रखने पर यहाँ पे 3 2 9 6, और जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए आपको विषम संख्या रखनी चाहिए, मतलब y बराबर आप 3 रख सकते हैं रखने पर, अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी। ओके, 17 है प्लस है 3 है गुणते 3 बटे 2, तो 17 प्लस 3 त्रिका 9 बटे 2, 17 9 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 13 प्राप्त हो जाएगा। जब y की वैल्यू आपने 3 रखी तो आपको मिल गया है यहाँ पे 13, लेकिन अच्छी बात नहीं है, 13 एक बड़ी गिनती है, 13 को यहाँ पे लिखना या फिर उसको प्राप्त करना अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं होती है। आप अगर -3 रखते तो ज़्यादा बेहतर रहता, यहाँ पे -3 रखते हैं तो 3 त्रिका 9, वो भी माइनस में। 17 में से 9 जब घट जाता तो मिल जाता 8, क्या मिल जाता 8, 2 से भाग करते थे तो क्या मिल जाता 4, यानी कि अगर हम यहाँ पे ये ना रख करके -3 रखे होते तो हमको 4 मिलता, जो कि एक अच्छी बात होती है, क्योंकि गिनतियाँ जितनी छोटी हों ग्राफ में प्रदर्शित करना उतना आसान होता है, और गिनतियाँ जितनी ज़्यादा बड़ी रहेंगी उतना ही प्रदर्शित करना मुश्किल होगा। और अभी हमारे पास 3 बिंदु प्राप्त हो चुके हैं ये, और इन 3 बिंदुओं को प्राप्त होने के बाद अब आवश्यकता नहीं है कि और ज़्यादा बिंदु प्राप्त किए जाएं, इतने से ग्राफ में निरूपित किया जा सकता है। चलिए, ये चीज़ें तो हो गई। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है समीकरण नंबर 2। ठीक, समीकरण नंबर 2 को बनाना है हल, तो देखते हैं। ओके, एडजस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो जैसे कि हमने पहले समीकरण को लिखा था वैसे ही लिख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं केवल समीकरण लिख रहा हूँ, 4x - 6y बराबर 18 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो y को फिर से भेज देते हैं, 4x बराबर 18 माइनस से प्लस 6y हो जाएगा, x बराबर 18 प्लस 6y बटे 4 हो जाएगा। और अगर इसको भाग देते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फ़िलहाल मैं भाग देना नहीं चाहूँगा, वैल्यू रखना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक्स वाई, यहाँ पे y दिखाई दे रहा है, y बराबर हम 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखने पर x बराबर हो जाएगा 18 प्लस 6 गुणित 1 बटे 4, तो 18 प्लस 6 बटे 4, 18
6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 छन 24 यानी कि 6, तो 6 प्राप्त हो गया है। ऐसे ही y बराबर हम 2 तो रखेंगे नहीं, 2 रख दें क्या, 6 दूनिया 12, 12 12 8 20 30 30, 4 से भाग करेंगे 10 में चला जाएगा, 3 रखते हैं या फिर -1 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 18 है प्लस 6 गुणते -1 बटे 4, तो 18 - 6 बटे 4, 18 में से 6 गए 12 बटे 4, 4 तिहाई 12 यानी कि 3, -1 रखने पर 3, और y बराबर 3 रखने पर तो x बराबर हो जाएगा 18 प्लस वही बात रह जाएगी, -3 रखना ज़्यादा बेहतर रहता है। 6 गुणते -3 बटे 4 18, और ये माइनस छात्रिक 18 हो जाएगा बटे 4, 0 बटे 4 बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो हमने जब y बराबर -3 रखा तो हमें 0 प्राप्त हो गया है। और कुछ रखना चाहें, 5 रखना चाहें, 5 रख देते हैं। y बराबर -5 रखने पर, +5 नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत बड़ी गिनती हो जाएगी जो कि हम चाहते नहीं हैं। तो x बराबर 18 प्लस 6 गुणते -5 हो जाएगा बटे 4 ही रहेगा। तो 5 छंग 30, 18 - 30 बटे 4, तो 18 में 30 गया तो -12 मिल जाएगा, 4 तिहाई 12 यानी कि -3, तो -5 रखने पर हमें -3 प्राप्त हो गया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें प्राप्त हो गई हैं। अब इन अच्छी चीज़ों को हमको आलेखित करना है, उसके लिए ग्राफ खींचना होगा। ओके, तो चलिए इसको देखिए, यहाँ पे ग्राफ हमने बना दिया है। अब इस पर दिखाना है हमें इन बिंदुओं को। तो देखिए 10,1 है यानी x पे 10 है, x पे ये 10 है और y पे 1 यानी ऊपर की ओर यहाँ पे ये है 10,1 हमने बना दिया। ठीक, 7 पे -1 यानी x पे 7 है और y पे -1 है यानी नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 7, -1 ऐसे आएगा। ठीक, और ये तो हमने काट ही दिया था। 4 पे -3 है, ये देखिए 4 है, x पे 4 है और y पे -3 यानी यहाँ पे कहीं है 4, -3। ठीक, ये बन चुका है, ये पहला बनकर तैयार हो गया। अब हमको तीनों डॉट्स को मैच करते हुए जाना है। ये देखिए ऐसा ऐसा, ठीक, ये बन गया आपका। अब ये पहला समीकरण का था, आप इसके ऊपर समीकरण भी लिख सकते हो, यानी 2x - 3y बराबर 17 लिख सकते हो। ठीक, ये हो गया। अब हमारे पास हमारा दूसरा समीकरण कितने गया, ये रहा, इधर है। तो 6,1 x पे 6,1 ये रहा 6,1 हो गया। 3, -1 x पे 3 है, y पे -1 यानी सॉरी यहाँ पे कहीं पे 3, -1 है। 0 पे -3 है, x पे 0 रहेंगे, y पे -3 आएंगे, ये रहा 0, -3 है। ठीक, और -3 पे -5 यानी यह -3 है और ये -5 यहाँ है, तो इसके सीधे में यहाँ कहीं पे -3, -5 हो जाएगा। और ये 4 बिंदु जो मिले हैं हमें, हम इसको एक सीध में मिला देंगे। तो ये हम इसको मिलाना चाहते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। ये मिल गया। ठीक, ये मिल गया है। ठीक है, तो ये समीकरण है अपना 4x - 6y बराबर 18। अब दोनों समीकरण देखने पर, दोनों रेखाएं देखने पर आपको कैसी दिखाई दे रही हैं? मुझे तो ये दोनों समांतर दिखाई दे रही हैं। क्या? पैरेलल दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रही है? पैरेलल ही दिखाई देनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि इसमें हमसे पूछा गया था ना, क्या पूछा गया था कि अपने विचार व्यक्त कीजिए, अपने विचार व्यक्त करने थे। तो लिखेंगे दोनों आलेख समांतर हैं, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, दोनों आलेख समांतर हैं। तो बस
इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अगले क्वेश्चन का आंसर चलिए करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या कौन सी, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे हम। कह रहे हैं कि यदि बिंदु 1, -1 रेखा यदि लंबी दिखाई दे रही है, ठीक है, पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो समझते हैं कि ये रेखा है, रेखा का समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है? समीकरण दिया गया है, जो कि है 2x - 2a + 5 y = 5। ठीक, और रेखा पर स्थित बिंदु, रेखा पर स्थित बिंदु कौन सा है भैया? 1, स्थित जो बिंदु है वो 1, बराबर हटा देते हैं। अब बात को समझो, अगर ये जो बिंदु है रेखा पर स्थित है तो ये इसको संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। अब संतुष्ट करेगा का मतलब समझ लो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो बिंदु दिया जाता है उसमें आगे वाला x की वैल्यू होती है और पीछे वाली क्या होती है? y की वैल्यू होती है। मतलब आपकी ये वैल्यू है x की, ये वैल्यू है y की। ठीक, इस वजह से x की जगह पे हमको क्या रखना है? ये x = 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 रखना है, और y = -1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -1 रखना है, और ये इसे संतुष्ट करेगा। तो हमें ऐसे करना है कि समीकरण में x = 1 तथा y = -1 रखने पर, ठीक, तो ये 2 दिखाई दे रहा है, वहाँ पे हमने x के जगह 1 रखा, कोष्टक बनाया, 2a + 5 लिखा, और y की जगह पे यहाँ पे -1 लिख लिया, क्योंकि y = 1 -1 था, तो -1 था, वही -1 रख दिया बराबर 5। ये 2 एकम 2। अब देखिए -1 से अंदर गुणा कराएं या फिर इसमें डायरेक्ट गुणा करा दें, एक ही बात होती है। ठीक है, हम चाहेंगे कि -1 से इसमें गुणा करा दिया जाए ताकि प्लस हो जाए, और ये 2a + 5 हो जाएगा बराबर 5, ऐसा हो जाएगा। माइनस का प्लस हो गया और 1 से गुणा करने पर वही गिनती प्राप्त हो गई। अब आगे प्लस होने से फ़र्क ये पड़ता है, फ़ायदा ये होता है कि कोई चिन्ह नहीं बदलना होता है और बहुत ईजी आगे बढ़ जाता है। अब 2a को यहीं रहने देते हैं, ये 5 इधर था, ये वाला 5 उधर जाएगा, -5 हो जाएगा, ये वाला 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ये प्लस -5 जो है वो कट जाएंगे, तो 2a = -2 दिखाई देगा, तो a बराबर हो जाएगा -2/2, कट जाएगा, क्या बचेगा? 1, तो a बराबर हो जाएगा -1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा। तो संतुष्ट करने का मतलब यही है और हल करने का तरीका यही है। जब भी रेखा का समीकरण दिया हो और उस पर स्थित बिंदु दिया गया हो तो उसमें से x और y की वैल्यू निकालो, समीकरण में रख दो, हल करते चले जाओ। जो भी चर राशि अज्ञात चर राशि दी गई है वो ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, ऑल राइट, समझ में आ गई बात, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे दिया गया है 7वें का पहला, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ से रैखिक समीकरण ये जो दिखाई दे रहा है आलेख गुजरता है। ठीक, काफ़ी पेचीदा प्रश्न है, पर उतना भी पेचीदा नहीं है, उतना भी मुश्किल नहीं है, समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए 7वां प्रश्न है, 7वें का पहला है, हमको दिया गया है रेखा और रैखिक समीकरण लिया, तो समीकरण दिया गया है, हम समीकरण लिखेंगे, रैखिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, काम चल जाएगा। 2x = 1 - 5y। ठीक,
अब x अक्ष पर वह बिंदु जिस पर वह रैखिक समीकरण गुजरता है। मैं इस बात को समझाना चाहूँगा। समझना कहाँ मैं समझा दूँ, यहीं मैं समझा दूँ, यहीं में काम हो जाएगा। काम तो यहीं पे हो जाएगा। ये देखो भाई कार्तीय तल है, समझ में आएगी बात। अब मान लो कोई रेखा ऐसे जा रही है, अब वो तिरछे जब जाएगी तो x अक्ष को यहाँ पे काट रही है, y अक्ष को यहाँ पे काट रही है, ये दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस प्रश्न में अपना x अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को काट रहा है, और दूसरे सवाल में y अक्ष पर भी बिंदु याद करना है, तो दूसरे सवाल करना, यानी दोनों सवालें जैसे चलने वाली हैं। आप समझो, यहाँ पे जो भी बिंदु स्थित होगा, यहाँ पे जो भी बिंदु स्थित होगा उसके लिए x की वैल्यू समथिंग होगी। x के लिए कुछ तो वो आगे जाएगा, कुछ तो वो आगे जाएगा। मान लीजिए x का कुछ पता नहीं तो x रहेगा, ठीक है, वहाँ पे रख देते हैं। y की वैल्यू क्या रहेगी, ना ऊपर गया ना नीचे गया। ऊपर जाता तो +1 +2 कुछ होता, नीचे जाता तो -1 -2 कुछ होता। जब यहीं रह गया तो क्या होगी, 0, यानी y की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी x, 0 जो दिखाई दे रहा है ये रेखा का क्या मतलब उस बिंदु का मतलब वह बिंदु होगा जहाँ पे ये काटता है। तो अब हमको फिर सवाल पढ़नी है और अच्छे से समझना है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ रैखिक समीकरण ये जो दिखाई दे रहा है आलेख गुजरता है। तो हमको यही लिखना है। समीकरण हमने लिख लिया तो हम लिखेंगे माना x अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर वह बिंदु जहाँ से यह आलेख गुजरता है, गुजरता है x, 0 है, ऐसा हमने मान लिया। कारण मैंने आपको समझा दिया ना, वही कारण ही ये काम यहाँ पे करता है। अगर यहाँ पे इस y वाले अक्ष को काटने की बात करेंगे तो देखिए पहले y नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी। देखिए 0 ही, ना आगे गए ना पीछे गए, तो 0, y होगा। समझ में आ रही बात, ये होगा। तो दूसरे प्रश्न के लिए जो बिंदु मानना होगा वो 0, y मानना होगा। अब हमको ये लिखना है कि समीकरण में y बराबर, ये y बराबर x बराबर, तो x मतलब x में कुछ है नहीं, y बराबर 0 रखने पर रख देना है, ठीक है। y बराबर 0 रखने पर तो 2x है बराबर 1 है, -5 × 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर 1 -0 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 0 गुणा 0, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो x बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो जब ये x बराबर 1/2 हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जो हमारा अभीष्ट बिंदु है, अभीष्ट बिंदु का मतलब ऐसा बिंदु जिसकी हमें आवश्यकता थी या फिर जो हमसे पूछा जा रहा था, वो x की जगह 1/2 और y की जगह पे हमने क्या लिया था, 0 लिया था, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 1/2, 0 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस भैया हो गया काम ख़त्म इसका, ठीक है। समझ में आ गया, ऑल राइट, ओके, समझ, अच्छी बात है, बस हो गया, लग गया। तो भाई अब आपको करना यही है, समझदार बनो, एकदम अच्छे वाले व्यक्ति, एकदम समझदार, क्या कहते हैं, जानकार, बुद्धिमान, काम करने लायक, कर्मठ व्यक्ति बनो। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ से रैखिक समीकरण ये का आलेख गुजरता है। y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, तो मैंने आपको ये बताया कि अगर y अक्ष पर बिंदु की बात की जाए तो ये सेम टू सेम लिखना है, लेकिन 0, y लिखना है। ये जो x, 0 तो अब 0, y लिखना है। और समीकरण में जैसे y बराबर 0 रखा, अब की बार x बराबर, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 दिखाते हैं, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर जैसे 0 रखोगे वैसे ही y की वैल्यू -3/5 मिल जाएगी। और -3/5 को मतलब, ठीक है, 0, -3/5 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो करके देख लेना, ट्राई कर लेना, हो जाएगा, ओके।
ये खुद करो भैया, अब मैं नहीं बताने वाला। ओके, देख लेते हैं अगले वाले प्रश्न कैसे हैं। अगर लंबे होंगे तो फिर अगले वीडियो में, नहीं छोटे होंगे तो फिर इसी वीडियो में। ठीक, सबसे पहले तो पेन मिल जाए मेरी, वापस कहाँ खो गई है, जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। प्रश्न संख्या 2-8 है, दो रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,10 से होकर गुजरती है तथा इस प्रकार की यहाँ कितनी रेखाएं हैं तथा क्यों। ठीक है, 8वां जो प्रश्न है वहाँ पे बिंदु दिया गया है, बिंदु दिया है 2,10। अच्छा ठीक है, देखो एक छोटी सी बात समझा देता हूँ कि ये रेखाओं का जो समीकरण लिखने वाला जो सिस्टम था वो पहले हुआ करता था, बहुत ज़्यादा, पूरा एक चैप्टर हुआ करता था। अभी हाल फिलहाल में वो चैप्टर नहीं है अपने पास ना। ठीक है, तो हल्की फुल्की चीज़ें हमको समझनी है। तो जैसे ये 2,10 है, मान लीजिए ये ऐसा कार्तीय तल है, ऐसा है, यहाँ पे 2 आगे जाएंगे, 10 ऊपर जाएंगे, तो 2,10 यहाँ पे कहीं प्राप्त हो जाएगा, 2,10 यहाँ पे कहीं प्राप्त हो जाएगा। अब इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हो आप, जितने मन का उतनी खींच सकते हो। तो कितनी रेखाएं खींच सकते हो, अनंत। तो यहाँ पे किस, यहाँ तथा इस प्रकार की यहाँ कितनी रेखाएं हैं, तो उसका तो उत्तर हो गया कितनी, अनंत रेखाएं। अनंत रेखाएं, कितनी रेखाएं हैं, अनंत रेखाएं हैं। क्यों, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, कारण हो गया। अब रेखाओं का समीकरण लिखना, समीकरण में देखो यार, ये जो x की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2, ठीक है, x बराबर जो 2 दिखाई दे रहा है, ये एक समीकरण है। इस बिंदु से जाने वाले एक रेखा का समीकरण x बराबर 2 है, और ये y बराबर 10 दिखाई दे रहा है, तो y बराबर 10। इस बिंदु से जाने वाली दूसरी रेखा का जो समीकरण है y बराबर 10 है। और अगर एक और लिखना चाहते हो तो x प्लस वाई बराबर 10×2 12 हो जाएगा। तो इस बिंदु से जाने वाली एक रेखा का समीकरण x प्लस वाई बराबर 12 है। यहाँ पे 1, 2, 3 समीकरण मैंने लिख दिए हैं। रेखाओं के कितने समीकरण लिखे हैं मैंने, 3 समीकरण मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, तो ये वाला जो समीकरण है आपको यहाँ पे आंसर के रूप में दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है। ठीक, और ये वाला समीकरण क्या कहता है, ये समीकरण दिखाई दे रहा है कि 5x माइनस वाई बराबर 0। 5x यानी x का 5 गुना, यानी 2 को गुणते 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 माइनस y मतलब 10 बराबर क्या होगा, 0 ही होगा। तो इस वजह से इन्होंने लिखा है कि 5x माइनस वाई बराबर 0, ये लिखा, ये भी एक समीकरण है। यानी कुल मिला के ऐसी बात है कि इन दोनों का प्रयोग करके आप कुछ भी लिख दो, वो एक समीकरण बन जाएगा। जैसे कि 10 माइनस 2 बराबर 8 होता है, तो अगर मैं y माइनस एक्स बराबर अगर मैं 8 लिख दूं तो ये भी एक समीकरण है जो इस बिंदु से होकर के जाएगा। अब चूँकि मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये जितनी भी हमने खींचे 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 लोग मिले हैं, ये सभी रेखाओं के समीकरण हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ रही बात, थोड़ा बहुत आ रही ना, बस यही समीकरण है। तो आपको लिखना होगा कि बिंदु 2,10 से जाने वाली रेखाओं के समीकरण, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 समीकरण मैंने लिख दिए हैं। एक समीकरण को हमने नकल किया, बाकी सारे समीकरण हमने आपको जिससे बताएं, अपने से बताएं। तो कोई भी जो 2 पसंद आ रहा है वो लिख लीजिए। अब इसमें बात की जा रही है इसमें से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो लिखेंगे कि इस प्रकार यहाँ कितनी रेखाएं हैं, ठीक है, इस प्रकार यहाँ अनंत, क्या है भैया, अनंत उत्तर दिया कि नहीं दिया कहीं पे, अनंत रेखाएं
हैं, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ऐसा लिख देंगे, बस बात ख़त्म हो जाएगी। ऑलराइट, चलो यार ठीक है, बात ख़त्म करते हैं। अगला 9वां प्रश्न है, रैखिक समीकरण ये दिखाई दे रहा है x - 2y = 0 का आलेख किस चतुर्थांश से होकर से गुजरेगा। 9 नंबर प्रश्न है। समीकरण दिया गया है, x - 2y = 0 दिया गया है। अब अगर यहाँ पे x = 2y को उधर भेज देंगे 2y हो जाएगा, और अगर डिब्बा बनाना चाहें, ठीक है, थोड़ा सा xy, ठीक है, अगर y बराबर आप 1 रखते हैं तब x बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, यानी 1 रखने पर 2, ऐसे ही 2 रखेंगे तो 4, और 0 रखेंगे तो 0। y बराबर 0 पर x बराबर 2 × 0 = 0 हो जाएगा। और जैसे हमने 2 रखा था, y बराबर 2 पर x बराबर हो जाएगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे ही y बराबर हम -1 भी रख लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 2 × -1 बराबर -2 हो जाएगा, यानी कि -1 रखने पर हमें -2 प्राप्त हो रहा है। ये हो गया। अब हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। बहुत गंदे तरीके से मैं बना रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है, बात समझ लेना। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये 0 ही होता है, या फिर O कह लीजिए। ये 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे मैं बना देता हूँ -1 -2 -3 -4, ठीक। ये अपना x है, x डैश है, y है, y डैश है। एक देखिए, x पर 2 y पर 1, x पर 2 y पर 1, ये रहा बिंदु। 4 पे 2, x पे 4 y पे 2, ये रहा बिंदु। 0 पे 0, ये रहा बिंदु। -2 पे 1, -2 पे 1, यहाँ पे। अब ये सीधी रेखा देखिए 0 0 से, यानी मूल बिंदु से होकर जा रही है, तो इस वजह से ऐसा है, ठीक। पटरी से खींचेंगे तो ये कौन सा चतुर्थांश है, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, ये तृतीय चतुर्थांश कहलाता है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। तो ये जो आलेख है वो प्रथम और तृतीय से होकर गया है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि यह आलेख किस चतुर्थांश से होकर गुजरेगा, तो यहाँ पे प्रथम और तृतीय चतुर्थांश से। तो आपको करना क्या है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये पूरा लिखना है, ये ग्राफ बनाना, ये बॉक्स बनाना है, फिर ये ग्राफ बनाना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, और ऐसे आलेख खींचना है। उसके बाद लिखना है कि आलेख प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश से होकर गुजरेगा, या फिर क्या होगा, हम बस यही पूछे ना, गुजरेगा तो गुजर गया। तो ये चित्र बनाने वाला काम आपको अच्छे से करना है, क्योंकि मैंने बहुत गंदा किया है, ये इतना गंदा आप नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है, बातें ख़त्म करते हैं, यहीं पे प्रश्नावली समाप्त होती है। आगे के प्रश्नावली को लेकर आएंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओह चलो यार, रखते हैं, ख़त्म करते हैं।